अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक योद्धा बनता है जिसे ब्लैक स्कॉर्पियन कहा जाता है, जो राजा का बॉडीगार्ड या फिर सेनापति बनता है। और इस समय का सबसे खतरनाक ब्लैक स्कॉर्पियन अशूर है। जिसके बाद हम अशूर को देखते हैं जो अपने बेटे मैथ्यू से कह रहा होता है कि कल होने वाली ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में तुम नहीं जाओगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैथ्यूज उसकी बात ना मानते हुए अगले दिन चुपके से ट्रेनिंग में चला जाता है, जहाँ सारगोन नाम का सेनापति 24 बच्चों से कहता है कि तुम में से सिर्फ 12 लोगों को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और बाकी इस ट्रेनिंग में मारे जाएंगे। जो इतना कहकर उनकी लड़ाई शुरू करवा देता है, जहाँ मैथ्यूज के सामने उसकी दोस्त लीला आ जाती है। और फिर तभी सारगोन लीला को देख लेता है और उसे सजा देने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि इस खेल में लड़कियों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। जो देख मैथ्यूज सारगोन को मारने लगता है ताकि वो लीला को छोड़ दे, पर सिपाही आकर मैथ्यूज को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही सारगोन उसका गला काटने वाला होता है कि तभी वहाँ अशूर आकर सारगोन से लड़ने लगता है, पर राजा उनकी लड़ाई रुकाकर अशूर से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने गलती की है और इसकी यही सजा है कि तुम्हें उसे ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में भेजना होगा। जो सुनकर अशूर परेशान हो जाता है। अब रात को जब अशूर सो रहा होता है, तब सारगोन अपने काले जादू की शक्ति से अशूर के ऊपर कई सारे खतरनाक बिच्छू को भेज देता है, जो उसे काट कर मार देते हैं। जो देख मैथ्यूज दुखी हो जाता है और अब सारगोन से बदला लेने की ठान लेता है, इसलिए अगले ही दिन ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में चला जाता है। और 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो बाकी ब्लैक स्कॉर्पियन के साथ अपने राज्य आता है, जिन्हें देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। और तभी वहाँ सारगोन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जो खुद अब राजा बन चुका है। अब मैथ्यूज का भाई नोआ उससे कहता है कि सारगोन ने राजा को मारकर अब खुद उनकी जगह ले ली है। वहीं सारगोन मैथ्यूज को देखकर तुरंत पहचान लेता है और उससे कहता है कि कल तुम्हें मेरे दरबार में आना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रति ईमानदार हो या नहीं, और इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा भी देनी होगी। जिस पर मैथ्यूज मान जाता है और अगले दिन दरबार में आता है, जहां सारगोन नोआ को बंदी बनाकर उसके पास लाता है और मैथ्यूज से कहता है कि ये मेरे बारे में लोगों को गलत अफवाहें फैला रहा है कि मैंने राजा को मार दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ईमानदारी इसका सिर काट कर दिखाओ। जो सुनकर मैथ्यूज एकदम घबरा जाता है, पर वो नोआ को ना मारते हुए उसके गले में लगे चैन को अपनी तलवार से काट देता है। जिसके बाद वो दोनों सभी सिपाहियों से लड़कर उन्हें मार डालते हैं। और मैथ्यूज अपने पिता का बदला लेने के लिए जैसे ही एक भाला सारगोन की तरफ फेंकता है, वो अपने जादू से उसे रोक लेता है। जो देख मैथ्यूज हैरान हो जाता है और फिर तुरंत नोआ के साथ खिड़की से कूद जाता है और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सारगोन एक तीर में कुछ मंत्र पढ़कर उनकी तरफ फेंकता है, जो उन दोनों का पीछा करने लगती है। और जैसे ही वो दोनों महल के बाहर आते हैं, वो तीर पीछे बैठे नोआ को लग जाती है, जिसके कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। जो देख मैथ्यूज एकदम दुखी हो जाता है। अब अपने भाई को भी खोने के बाद मैथ्यूज एक बंदरगाह आता है ताकि वो वहाँ से इजिप्ट जा सके, क्योंकि अशूर ने वहाँ के फेरो की मदद की थी। इसलिए वो ओसाइरिस का भाला उनसे लेकर उस भाले से सारगोन को मारना चाहता है। पर तभी वहाँ लाइला भी आ जाती है, जो मैथ्यूज के साथ जहाज पर सवार हो जाती है। अब सफर के दौरान लाइला मैथ्यूज से सवाल करती है कि तुम इजिप्ट क्यों जा रहे हो, जिस पर वो उसे सारी बात बता देता है। जो सुनकर जहाज में बैठा आरी नाम का राइटर मैथ्यूज से कहता है कि ओसाइरिस का भाला सिर्फ इजिप्ट के शैतानों को मारता है, वो सारगोन पर काम नहीं करेगा। जिस पर मैथ्यूज उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हो जिससे मैं सारगोन को खत्म कर सकूं। जिस पर आरी कहता है कि एक तलवार है जिसे ज़्यूस की लाइटनिंग
टेक्निक बोल्ट से बनाया गया है। उसकी मदद से तुम सरगाव को मार सकते हो, लेकिन वो तलवार अंडरवर्ल्ड नाम के एक जादुई शहर में, जहाँ की रानी अस्तारते है। पर उस शहर में जाना खतरे से खाली नहीं है। पर मैथ्यूज उसे कई सारे सिक्कों का लालच देकर वहाँ ले जाने के लिए मना लेता है, जिसके बाद आरी उन दोनों को अस्तारते के महल के पास लेकर आता है। पर सिपाही उन्हें देखकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में वो तीनों एक जेल के अंदर गिर जाते हैं, जहाँ और भी कई लोग मौजूद होते हैं। मैथ्यूज अब उनसे सवाल करता है कि आप लोगों को यहाँ बंदी बनाकर क्यों रखा गया है, जिस पर वो कहते हैं कि इस जगह की रक्षा एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर करता है जो इंसानों को खा जाता है, और उसका ही खाना बनाने के लिए हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा गया है। जो सुनकर मैथ्यूज थोड़ा हैरान हो जाता है और उन सभी से कहता है कि मेरा साथ दो ताकि मैं उस क्रीचर को खत्म कर सकूं। लेकिन डर के कारण कोई भी उसका साथ देने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए मैथ्यूज लाइला के साथ क्रीचर को मारने चला जाता है, जहां उसे रास्ते में बंदी बना फोंग नाम का आदमी दिखाई देता है। और मैथ्यूज जैसे उसे छुड़ाता है वो तुरंत वहां से भाग जाता है, और तभी उन दोनों के सामने वो क्रीचर आ जाता है जो तुरंत उन पर हमला करने लगता है। पर मैथ्यूज और लाइला उसका जबरदस्त सामना करते हैं, लेकिन वो उन पर भी भारी पड़ने लगता है। और तभी वहाँ फोंग और बाकी बंदे लोग आकर क्रीचर पर पत्थर फेंकने लगते हैं, इसलिए वो एक आदमी को पकड़ लेता है। पर इसी का फायदा उठाकर पीछे से मैथ्यूज उसके अंदर अपनी तलवार घुसेड़कर मार डालता है। अब मैथ्यूज उन बंदी बने लोगों से कहता है कि हम अंडरवर्ल्ड जा रहे हैं, क्या तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे? जिस पर वो सभी मान जाते हैं और वहाँ से कमरे के अंदर आते हैं। पर जिस रास्ते से वो अंदर आए थे, अचानक वो रास्ता बंद हो जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। पर आरी को जमीन पर फिर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, और जैसे ही वो उसे पढ़ता है चारों तरफ के पत्थर अपने आप गायब हो जाते हैं, और फिर वो सभी एक ऊंचे पिलर पर खड़े हुए रेगिस्तान के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही मैथ्यूज पिलर के बाहर अपना एक पैर रखता है, वहाँ एक छोटा पत्थर आ जाता है। पर जब वो दूसरा पैर आगे करता है तो सीधे नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो पिलर के नीचे आ गया होता है। और मैथ्यूज को गिरा देख सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर आरी फिर सभी को खबर करता है कि इस दुनिया में हमारे पास बस 1 घंटा है, हमें उसी समय में फिर से इस पिलर पर आना होगा, वरना हम पत्थर के बन जाएंगे। इसलिए सभी आगे बढ़ने लगते हैं। पर फिर अचानक में ही रेगिस्तान में जमीन से झाड़ियां निकलने लगती है, और देखते ही देखते पूरी जगह जंगल में बदल जाती है, जहाँ अजीब तरह के मरे हुए इंसान होते हैं जिनके शरीर से कीड़े निकल रहे थे, जो देख सभी एकदम घबरा जाते हैं। और तभी सांप जैसा क्रीचर आरी को पकड़ लेता है, लेकिन उन बंदियों में से एक आदमी उसे बचा लेता है, जिसके बाद सभी आगे बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ते हुए एक आदमी को वहाँ कीमती मोतियां दिखाई देती है, और जैसे ही वो उसे लेता है एक क्रीचर उसे मार देता है। आप सभी अस्तारते की गुफा के पास पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वहाँ अस्तारते आ जाती है, जो उनसे सवाल करती कि तुम लोग कौन हो और यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो सभी को घुटने पर झुकने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यूज मना कर देता है। और अब उसके मना करने पर अस्तारते जैसे उस पर हमला करने वाली होती है कि बीच में लाइला आकर उससे लड़ने लगती है, और फिर देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यूज फोंग और आरी को तुरंत तलवार ढूंढने भेज देता है। इधर अस्तारते अपने शक्तियों का प्रयोग करके जमीन में एक होल बना देती है, और उसके ऊपर लाइला को लटका देती है। वहीं आरी और फोंग को वो तलवार हवा में घूमते हुए दिखाई देती है, जिसे फोंग पकड़ लेता है। इधर मैथ्यूज अपनी पूरी कोशिश करके लाइला को होल में गिरने से बचा लेता है, और तभी वहाँ आरी भी तलवार लेकर आ जाता है, जिसके बाद सभी वहाँ से भागकर उस पिलर के पास आते हैं। पर बंदियों में से एक आदमी समय रहते पिलर पार नहीं कर पाता, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। और अब सभी वहाँ से गायब होकर फिर से उसी जेल के अंदर आ जाते हैं। इधर अस्तारते सरगाव के पास आकर कहती है कि मैथ्यूज ने मुझसे वो तलवार ले ली है, तुम्हें उसे वापस लाना होगा, वरना मेरा अंडरवर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। जिस पर सरगाव कहता है कि मुझे और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसके पास जो भी शक्ति है वो अस्तारते ने उसे दी है, इसलिए अब वो उसके अंदर बिच्छू की शक्तियाँ डाल देती है।
पर इस पर वो कहती है कि इस शक्ति के लिए तुम्हें मुझे हजारों लोगों की बलि देनी होगी, जिस पर वो मान भी जाता है। इधर मैथ्यूज और बाकी अपने राज्य आ जाते हैं जहाँ सभी लोग कहीं जा रहे होते हैं और वहीं मैथ्यूज चुपके से दो बच्चों को अपने पास बुलाकर पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि राजा ने सभी को अरीना में जमा होने को कहा है और तभी वहाँ सिपाही आकर उन बच्चों को अपने साथ चलने को कहते हैं। इसलिए मैथ्यूज और बाकी उन सिपाहियों से छिप जाते हैं और उनके जाने के बाद मैथ्यूज लाइला और फोंग से कहता है कि तुम दोनों अरीना जाओ, मैं और अरी सरगांव के पास जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों महल के पास आते हैं सिपाही उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन मैथ्यूज अपनी तलवार से एक वार करता है जिससे सभी की तलवार कट जाती है, जो सभी देखकर सिपाही घबरा जाते हैं और उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। इधर लाइला और फोंग अरीना आ जाते हैं जहाँ चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और उनके बीच 4 मटके होते हैं जिनमें तेल भरा होता है और उसे एक ऐसे मैकेनिज्म से जोड़ा होता है जिससे एक तीर मारा जाए तो सारे मटके टूट जाएंगे और उनमें से तेल निकलकर रेत के बीच बने रास्ते से होते हुए सारे लोगों की तरफ बढ़ने लगेगा, जो देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ एक प्रीस्ट आता है जो सारे लोगों से कहता है कि आज सभी का बलिदान अस्तार्ते की शक्तियाँ बढ़ा देगा। और जैसे ही प्रीस्ट वहाँ से जाता है एक सिपाही मैकेनिज्म पर तीर मार देता है जिससे मटके टूट जाते हैं और अब सारे तेल रेत में बने रास्ते से बहने लगते हैं। फिर तभी वहाँ सारे लोगों पर सिपाही तेल गिराने लगते हैं जिससे सभी में हड़कंप मच जाती है और जैसे ही वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर कर दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर मैथ्यूज हैरी को पीछे रुकने को कहता है ताकि उसे कोई खतरा ना हो और तभी मैथ्यूज को अशूर दिखाई देते हैं जो उससे कहते हैं कि जो तलवार तुम्हारे पास है उसने मुझे फिर से जीवित कर दिया और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मुझे ये तलवार दे दो। पर तभी अशूर सरगांव में बदलकर उससे तलवार छीनकर नीचे गिरा देता है और मैथ्यूज से लड़ने लगता है, जिसके बाद वो आरी से तलवार मांगता है जिस पर आरी वो तलवार सरगांव को दे देता है, जो देखकर मैथ्यूज हैरान हो जाता है। पर सरगांव कहता है कि आरी मेरा ही साथी है और इसने जानबूझकर तुम्हें इस तलवार के बारे में बताया ताकि मैं इस तलवार को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि इससे मेरी शक्तियां और बढ़ जाएंगी। पर वो जैसे ही उस तलवार से मैथ्यूज को मारने वाला होता है तलवार टेबल से टकराकर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो देखकर सरगांव हैरान हो जाता है। तब आरी मैथ्यूज को असली तलवार देकर सरगांव से कहता है कि तुम्हारे पैसों से अच्छी मैथ्यूज की दोस्ती है, जो सुनकर मैथ्यूज खुश हो जाता है। पर फिर सरगांव कुछ मंत्र पढ़ते हुए अंधेरे में चला जाता है, जिसके बाद वो एक इनविजिबल बिच्छू बनकर मैथ्यूज से लड़ने लगता है, जिसे वो देख भी नहीं पाता और बिच्छू उसे धाराशायी कर देता है। पर वो हिम्मत करके फिर से उससे लड़ने लगता है, पर अब बिच्छू मैथ्यूज पर सरगांव की बनी हुई मूर्ति गिरा देता है, जिससे मैथ्यू के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो वहीं घायल होकर दूर गिर जाता है। इधर लाइला और फोंग सारे सिपाही से लड़ रहे होते हैं और तभी सिपाही आग लगी हुई तीर को मटके के पास मारते हैं, जिससे आग रेत में बने रास्ते से होते हुए लोगों की तरफ जाने लगती है। इसलिए वो दोनों आग पर रेत डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। वहीं मैथ्यूज एक तेल का मटका बिच्छू के ऊपर फेंक देता है, जिससे अब वो विजिबल हो जाता है और मैथ्यूज तुरंत अपनी तलवार ले लेता है और जैसे ही बिच्छू उसे मारने आता है वो उसके अंदर तलवार घुसेड़कर उसे ही मार देता है। वहीं लाइला और फोंग भी आग बुझाकर सारे लोगों को बचा लेते हैं, जिससे सभी के जान में जान आ जाती है। इधर मैथ्यूज के पास अस्तार्ते आती है, जो उससे अपनी तलवार लेकर कहती है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में तुम खुद ही मेरे पास आओगे। और इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है और मैथ्यूज भी फिर वहीं बेहोश हो जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में शर्मन नाम की आदमी को नया राजा बनाया जाता है, क्योंकि मैथ्यूज ने राजा बनने से इनकार कर दिया था। वो लाइला से कहता है कि मैं हमेशा योद्धा
योद्धा बना रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे अभी और मुश्किलों का सामना करना है। और इतना कहकर वो अपने ऊंट पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पार्ट भी यहीं समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसका तीसरा पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।